नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक दल चुनावी प्रत्याशियों की सूची जारी करने के साथ-साथ अपने-अपने मैनिफेस्टो पर भी खूब ध्यान दे रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे अपने मैनिफेस्टो से वोटरों को लुभा सकें। आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना। हम आगामी जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें इलेक्शन कवरेज करने जा रहे हैं। इस इलेक्शन कवरेज में आपका सहयोग हमको चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्शन कवरेज में एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अगर आप लोग भी हमारे इस इलेक्शन कवरेज को सहयोग करना चाहते हैं और बहुजनों के हितों की, मुद्दों की, समीकरणों की खबरें देखना चाहते हैं इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, तो स्क्रीन पर आपको कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इस पर जाकर आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कारनामा होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, बहुजन समाज पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। जी हां, ये कारनामा हुआ है तेलंगाना से। वहीं तेलंगाना जिसको आरएस प्रवीण कुमार लीड कर रहे हैं बीएसपी की तरफ से, और वहां से बसपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। आरएस प्रवीण कुमार बसपा ज्वाइन करने के साथ से ही चर्चाओं में है। उनके काम करने का तरीका, उनके आईटी सेल का तरीका, उनके प्रमोशन का तरीका, उनके लोगों तक जाने का तरीका, मिलने का तरीका, वो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है और वो एक अलग ही टेक्निक से, या फिर कह लीजिए कि एक अलग ही गोरिल्ला टेक्निक से वो इलेक्शन कैंपेन और कन्वेंसिंग कर रहे हैं। अब तक हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा बदलाव माना जाता था राजनीति में, वो दिल्ली में माना जाता था और अरविंद केजरीवाल को माना जाता था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने मात्र 1 से 1.5 साल के भीतर दिल्ली की राजनीति को काया पलट कर दिया और उस दिल्ली जिस पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, वहां से उसको उखाड़ कर फेंक दिया। और आज दिल्ली का आलम यह है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में, दिल्ली की लोकसभा सीटों पर भले ही कोई भी जीत जाए, लेकिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का बोलबाला है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से वहां पर काम किया, उसकी वजह से वो वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाए। लेकिन आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना में केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, आरएस प्रवीण कुमार ने तमाम तरीके से जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उससे जो केजरीवाल की नीति है उसको भी पछाड़ दिया है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से वहां पर मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसका नाम बहुजन भरोसा रखा गया है, और ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है तेलंगाना में बसपा की ओर से तेलंगाना चुनाव के लिए, जो कि 30 नवंबर को होने हैं, मतदान जो 30 नवंबर को होना है और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। और मैनिफेस्टो इतना तगड़ा है, मैनिफेस्टो इतना धाकड़ है कि इसको देखकर जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। खासकर केसीआर के पसीने छूट रहे हैं। केसीआर के मैनिफेस्टो पे ये जो मैनिफेस्टो है वो भारी पड़ा है। तो इस मैनिफेस्टो के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको केसीआर के मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं कि जो केसीआर है वो किस प्रकार का मैनिफेस्टो केसीआर ने दिया है। तो मैं आपको पहले जो केसीआर जो है उनके मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। केसीआर ने जो मैनिफेस्टो दिया है तेलंगाना में, उसमें उन्होंने वादा किया है कि हम सिलेंडर 400 रुपये का देंगे बीपीएल परिवारों को, और जो पेंशन है उसको बढ़ा देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, और शिक्षा को लेकर इसमें कोई बात नहीं की गई है। इसमें माइग्रेंट लेबर्स को लेकर कोई बात नहीं की गई है, किसानों को लेकर कोई बात नहीं की गई है, और जो हायर एजुकेशन है उसको लेकर कोई बात नहीं की गई है। डाटा और आईटी को लेकर जो केसीआर का मैनिफेस्टो है इसमें कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरी तरफ आरएस प्रवीण कुमार और बसपा के मैनिफेस्टो की, जिसका नाम बहुजन भरोसा रखा गया है, बहुजन भरोसा V99% मिशन तेलंगाना 2023, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला जो वादा किया है आरएस प्रवीण कुमार ने वो युवाओं के लिए किया है, क्योंकि आरएस प्रवीण कुमार की जो छवि है वो युवाओं में बहुत ज्यादा बन रही है। वो युवा है, खुद युवा है, एक आईपीएस है, रिटायर्ड वीआरएस लेकर आए हैं, तो युवाओं को उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, और इसमें सामाजिक समानता का और ये जो सामाजिक न्याय है इसका ध्यान रखा है, और 50% ये नौकरियां जो हैं वो महिलाओं को देने की बात की। तो देखिए, ये एक बड़ा, जब बेरोजगारी के आलम में तेलंगाना जूझ रहा है तो ऐसे में ये बड़ा वादा है। फिर उसके बाद उन्होंने
शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आरएस प्रवीण कुमार जो है वो खुद एक पढ़े लिखे शिक्षित कैंडिडेट हैं, एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, एक शिक्षित नेता हैं, आईपीएस रह चुके रिटायर। तो ऐसे में उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने वादा किया है कि 100 स्टूडेंट्स को हर एक मंडल से हर साल विदेश पढ़ने भेजा जाएगा। मतलब एक मंडल से 100 स्टूडेंट्स को विदेश पढ़ने भेजा जाएगा। इसको लेकर पहले भी प्रवीण कुमार काम करते रहे हैं और हर मंडल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनाया जाएगा। ये देखिए शिक्षा व्यवस्था के लिए कितना बेहतरीन जो वादा किया है यहां पर आरएस प्रवीण कुमार ने। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिसके लिए तेलंगाना ज्यादा जाना जाता है, हैदराबाद के लिए आईटी सेक्टर के लिए, और उन स्कूल्स में डाटा ट्रेनिंग कराई जाएगी, एआई और कोडिंग सिखाई जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज है। उसके बाद फिर जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो तेलंगाना में एक बड़ा वर्ग है जिसके पास जमीनें नहीं है, जो कि भूमिहीन है। तो ऐसे में वहां पर उन किसानों को, उन लोगों को जो भूमिहीन है, उनको एक एक एकड़ का पट्टा जो है वो सरकार देगी और इसका जो मालिकाना हक होगा वो महिला के पास होगा। मतलब महिलाओं के नाम पर ये पट्टे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर महिलाओं को किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया गया है पूरा इस मैनिफेस्टो में। बाद में वादा किया गया है कि फ्री वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन और औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। औरतों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम किया जाएगा, उनको ड्राइविंग लाइसेंस फ्री दिया जाएगा, फार्मर्स को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। और जो आशा और आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनको 4th ग्रेड कैटेगरी में लाया जाए। अब तक वो ठेके पे रहती थी, लेकिन उनको अब सरकारी कैटेगरी में लाया जाएगा और साल भर का 1 लाख रुपए का ग्रांट उनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनकी पेंशन को लेकर प्रावधान किया गया। उनके लिए कम्युनिटी हाउसिंग सोसाइटीज, मतलब कि जो सामुदायिक उनके लिए हाउसिंग है वो बनाए जाएंगे हर मंडल पर, जहां पर उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाएगा। और मतलब जो सिंगल महिलाएं हैं, जो मतलब जिनके पति की डेथ हो चुकी है, फिर जिनकी शादी ही नहीं हुई या जिनका कोई नहीं है परिवार में, उन महिलाओं को और दिव्यांगों के लिए खास वहां पर प्रावधान किए जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किसानों को लेकर बहुत बड़ी चीज कही गई है कि जो एमएसपी है उसको लेकर बड़ा फैसला आएगा। एमएसपी पर किसानों की खरीद होगी और ये जो धरनी पोर्टल है इसको अबॉलिश किया जाएगा। उससे वहां के किसानों को नुकसान जो है बहुत ज्यादा है। क्रॉप इंश्योरेंस दिए जाएंगे और फर्टिलाइजर और जो बीज है उसको डायरेक्ट किसानों के घर तक पहुंचाया जाएगा। किसानों को लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं। अब जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। ब्लू जॉब कार्ड की बात की गई है। इसमें जो अब तक गारंटी, रोजगार की गारंटी 100 दिन की दी जाती थी, उसको बढ़ाकर अब 150 दिन कर दिया गया है नरेगा के तहत। नरेगा के तहत जो 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही थी उसको अब 150 दिन कर दिया गया है। और इसमें बताया गया कि आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 150 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। जो दिहाड़ी 270 रुपए पर डे मिलती थी, उस दिहाड़ी को बढ़ाकर 300, 350 रुपया पर डे कर दिया जाएगा। और ये सब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। अब उसके बाद आते हैं हेल्थ सेक्टर पर। हेल्थ सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर पर अधिकतर हम देखते हैं कि कोई पैसा खर्च नहीं करता। तो ऐसे में तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें 15-15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। और जो न्यूट्रिशन और हेल्थ बजट है उसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 5 सालों में। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इससे जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उनमें काफी फर्क पड़ने वाला है। अब बात करते हैं जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो हिंदुस्तान से बाहर गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर जो तेलंगाना छोड़कर दिल्ली और तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा। खासकर गल्फ कंट्रीज के जो वर्कर है उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ का स्पेशल फंड रखा जाएगा। और उन लोगों के लिए अकोमोडेशन, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी, कैंटीन फैसिलिटी रीजनल माइग्रेंट वर्कर्स को दी जाएगी। लॉरी और ऑटो ड्राइवर्स को भी ये सब सुविधा दी जाएगी कि उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी, कैंटीन की, हाउस रेंट, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि जो होमलेस इंडिविजुअल्स है, जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को जो सरकार जो है उन्होंने वादा किया है कि 550 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट देगी और 6 लाख रुपए घर बनाने के लिए देगी। साथ ही साथ जिनका घर टूट चुका है, पुराना हो चुका है, उनको 1.5 लाख रुपए रेनोवेशन के लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो कि इस मैनिफेस्टो में बात की गई है, तमाम चीजें कही गई है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि 50%
ट्रेवल कंसेशन फॉर द ऑल स्टूडेंट्स इन और गवर्नमेंट बसेस इंक्लूडिंग मेट्रो। मतलब कि जो स्टूडेंट्स है जो स्कूल जाते हैं उनको 50% ट्रेवल कंसेशन दिया जाएगा सरकारी बसों में, मेट्रो में। सैनिक स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट में फीस आधी कर दी जाएगी। इंटरनेशनल लेवल के 600 प्लस स्कूल हर मंडल पे खोले जाएंगे। और मिनिमम क्या नाम है, जो एक स्टूडेंट की तरफ से देखा जाएगा तो एक स्टूडेंट को लेकर 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खुद सरकार करने जा रही है। और ये जो काफी सारी चीजें हैं उसको लेकर काम किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज के लिए वाईफाई की फैसिलिटी हर गांव-गांव में पहुंचाई जाएगी। और जो फॉरेन एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, इंडिया के बाहर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। 24/7 फ्री वाईफाई दिया जाएगा। और हर जगह पर लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे 12,000 गांव में। उसके बाद राइट टू अपॉर्चुनिटी एक्ट और तमाम चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें यूथ कॉर्पोरेटिव रिसीव। और जो बिजली बिल है उसको लेकर भी काफी बात कही गई है। और उसके बाद तमाम आप देखिए काशीराम स्टूडेंट लीडर, मतलब जितने भी हैं ये तमाम चीजें जो हैं उसमें जो महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। बताया गया कि 33% महिलाएं जो हैं वो मंत्रिमंडल में मंत्री बनाई जाएंगी। तमाम चीजें कही गई हैं। तो ऐसे में अपने आप में ये जो मैनिफेस्टो है, ये जाहिर सी बात है कि केसीआर के मैनिफेस्टो पर भारी पड़ रहा है। और बीएसपी की ओर से ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया है कि जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखा गया। जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो बहुत ताबड़तोड़ मैनिफेस्टो, बहुत ताबड़तोड़ कैंपेनिंग, आईटी सेल ये सब लेकर आए थे। लेकिन आरएस प्रवीण कुमार ने उसको भी ध्वस्त कर दिया है। और बसपा की ओर से जैसी वहां पर उन्होंने जो चुनौती पेश की है उसको देखकर तमाम वहां पर राजनीतिक दलों के पसीने छूट रहे हैं, खासकर केसीआर के पसीने छूट रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस मैनिफेस्टो का क्या लाभ मिलता है। बीएसपी जो है वो 20 कैंडिडेट की लिस्ट वहां पर दे चुकी है अपनी। और 30 तारीख को वहां पर चुनाव होना है। 3 तारीख को मतगणना होगी, 3 दिसंबर को। और 30 नवंबर को चुनाव होगा। और जितने भी सब कैंडिडेट है सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट। आरएस प्रवीण कुमार वो खुद आईपीएस हैं। उषा देसाई जो कि आईआईटी से पास आउट हैं। उसके बाद कई और अन्य कैंडिडेट जो हैं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी और तमाम अन्य बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चीजों को जानते हैं। तो ऐसे में मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। और ये देखने की बात है कि अगर जब बसपा की सरकार तेलंगाना में बनती, क्या लोग जो है उस मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करते हैं, क्या लोग जो है वो आरएस प्रवीण कुमार और बसपा सुप्रीमो मायावती को तेलंगाना में एक्सेप्ट करते हैं नहीं, यह देखने की बात है। आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।